हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। सो आज की जो हमारी पर्टिकुलर वीडियो है ये है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री 2025, जिसका एग्जाम होना है 29 मई को। शिफ्ट होने के बाद अभी कब हो रहा है, 29 मई को एग्जाम हो रहा है। तो इसी के एग्जाम से रिलेटेड लास्ट मिनट टिप्स को अपन डिस्कस करेंगे कि पेपर में क्या आएगा, किस तरीके से पेपर का पैटर्न जो है, और हमें इन लास्ट के डेज को किस तरीके से डील करना चाहिए। ये पूरी वीडियो उसी के ऊपर फोकस रहेगी। अगर आपको लगता है किसी भी प्रकार का कॉन्टेक्ट डिटेल या क्वेरी रहती है हमसे, तो आप हमसे इस डिटेल के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारी ईमेल आईडी है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके थ्रू आप जुड़ सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये इंस्टाग्राम हैंडल है, इसके थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हो। तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इससे पहले जो हमने पीवाईक्यू सीरीज के नाम से एक सीरीज चलाई हुई है, जिसका एक पार्ट जो है, जो कि आज शाम तक या कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा, वो लास्ट पेपर होगा हमारा इस पेपर से पहले का, उसको अपन डिस्कस करेंगे आंसर की के साथ। जितने पेपर मैंने करवाए हैं उतने अच्छे से आप कर जरूर लेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले अपन एग्जाम के बारे में समझते हैं कि जो स्क्रीनिंग जो टेस्ट होने वाला है, इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर होंगे भाई 100 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू आएंगे 100 के 100, और 2 घंटे होंगे, यानी कि 120 मिनट। 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट है अपने पास, यानी अपने पास लगभग लगभग 1.25 मिनट है एक क्वेश्चन करने के लिए, आप कह सकते हो। और 100 मार्क्स है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और जो पेपर आएगा वो केमिस्ट्री का पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आएगा, हिंदी में नहीं देखने को मिलेगा आपको। क्लियर? इतनी बातें क्लियर होगी, क्योंकि कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हैं ना, सबसे पहले हमें हमारे दिमाग में पेपर में क्या इंस्ट्रक्शन होने वाली है ना, वो माइंड के अंदर फिट होनी चाहिए पहले से, तभी आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको पेपर मिलेगा उसके अंदर 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जनरली क्या होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें आपको 5 देखने को मिलेंगे, ए बी सी डी और ई। ठीक है, जो 4 है वो क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, ई ऑप्शन कुछ अलग होगा नोट अटेम्प्टेशन के लिए। आपको चारों में से कोई एक सर्कल करना है। अगर आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ए बी सी डी में से ही कोई आपको सर्कल करना है। और इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 है, यानी 4 क्वेश्चन के पीछे एक क्वेश्चन कटेगा, यानी 25% प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन के सही होने की। ठीक है, तो रॉन्ग आंसर पर अपन नेगेटिव मार्किंग हो गई। अब ऐसा होता है कि आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भाई ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, तो उसको खाली नहीं छोड़ना है। उसके लिए आपको ई आपको क्या करना है, सर्कल करना ही करना है। अगर आप ई सर्कल नहीं करोगे तो भी आपके नेगेटिव मार्किंग के क्वेश्चन कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है, आपने सोच दिया ना कि मैं तो ये अटेम्प्ट नहीं कर रहा, तो अगर आपने ई नहीं किया तो नेगेटिव मार्किंग कट जाएंगे। अगर आपने 10 क्वेश्चन ऐसे सीधे छोड़ दिए, 10 से ज्यादा छोड़ दिए, तो आपका पेपर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, आप पेपर चेक ही नहीं होगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से देखना भाई कि क्या करना है आपको। ई ऑप्शन, अगर आप पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो ई को डार्क करना मत भूलना। ई को डार्क करना जरूरी है। अगर ई डार्क नहीं करते हो तो पहले तो आपकी नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट होगी ई के लिए, और अगर 10 से ज्यादा क्वेश्चन आपने छोड़ दिए तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, पेपर ही चेक नहीं होगा। क्लियर? ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं पापा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि जो कैंडिडेट है स्क्रीनिंग टेस्ट में से जो 4 टाइम होंगे पोस्ट, फॉर एग्जांपल 50 पोस्ट है तो 200 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, 100 पोस्ट है तो 400 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, 300 पोस्ट होगी तो 1200 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, मतलब 4 टाइम अगले राउंड के लिए जाएंगे। और 25% जो है मिनिमम, ऐसा है ना कि मान लो सभी के ही कम नंबर आ गए, तो ऐसा नहीं है कि 4 टाइम ही सिलेक्ट होंगे। मिनिमम क्राइटेरिया है कि 25 नंबर तो होने ही चाहिए। अगर आप 4 टाइम चूज कर रहे हो, किसी के 25 नंबर नहीं है उनमें, तो वो नहीं जाएंगे अगले राउंड के लिए। क्लियर? तीसरी बात, ये जो स्क्रीनिंग एग्जाम है
इसके मार्क्स कहीं नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। यानी कि आपने इसको सिर्फ क्वालिफाई अगर आपने इसको कर लिया, यानी टॉप 4 के अंदर अगर आप आ गए, तो इसके मार्क्स कहीं एड अप नहीं होने वाले हैं। इस बात को भी ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये थी हमारा पेपर का पैटर्न। अब बात करते हैं पेपर को अटेम्प्टेशन करते वक्त क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, आपको जो 100% एक्यूरेट है ना, वो क्वेश्चन सारे कर डालने हैं 100%। आप देखोगे कि 100 में से आपसे कितने होते हैं। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि 100 में से अगर आपने 60 के अराउंड फर्स्ट अटेम्प्ट में लगा दिए ना, तो मतलब पेपर इजी है। अगर आप 50 से 60 के बीच में है तो पेपर मॉडरेट है, 50 से कम रह रहे हो तो इसका मतलब पेपर हार्ड है। फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब बिल्कुल 100% एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन। अगर आप 60 क्रॉस कर गए ना, तो इसका मतलब पेपर इजी है। तो ऐसे आपको ना पेपर करते वक्त ही एनालिसिस हो जाएगा पेपर का, यानी कि आपको ना पता लग जाएगा कि पेपर हार्ड है कि टफ है, मतलब इजी आया पेपर या मॉडरेट आया है ना, उसके बेसिस पर ही आप अपना ना माइंड सेट करोगे कि मुझे कैसा करना चाहिए पेपर। मान लो पेपर अगर आपको लगता है हार्ड है, आपसे नहीं हो रहा, तो पेपर उस टाइम हार्ड आया तो वो सबके लिए हार्ड होगा, ठीक है। तो उसके अंदर आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो कि भाई कितने के नंबर के अंदर आप सेफ होगे, 60 to 70 में ही सेफ हो जाओगे। अगर पेपर बहुत ज्यादा इजी आ गया तो आप 80 भी ले लोगे तो भी कम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है ना, आपको पेपर देखने के बाद ही आइडिया होगा, तो उसी हिसाब से अटेम्प्ट करना है। और जब नेगेटिव मार्किंग का वो 1/4 है, तो मेरा जो परसेप्शन कहता है कि हमें 100% क्वेश्चन करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको 80 क्वेश्चन तो आते हैं, 20 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मेरे हिसाब से वो 20 के 20 आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि आपने केमिस्ट्री इतने सालों से पढ़ रहे हो, तो कुछ ना कुछ उसके बेसिस पर आप लगा के, कुछ ना कुछ कंसेप्ट लगा के उसमें से करोगे। अगर आपने 6 भी क्वेश्चन सही कर दिए तो भी आपका पॉजिटिव पॉइंट ही जाएगा। 6 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो, 14 क्वेश्चन गलत करते हो, ठीक है, 6 के आपको 6 मार्क्स मिल गए, 14 आपने गलत किए हैं, 14 आपको गलत किए तो उसके मार्क्स कितने, लगभग 3.5 कट गए, तो यानी 3 प्लस में हो तो भी आप, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, जैसे 1 के 0.25 कटेंगे, 2 के 1 नंबर कटेगा, 2 क्वेश्चन के पीछे 1 नंबर कटेगा, पर 2 करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे आपको। 4 के पीछे 1 कटेगा, 2 करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे आपको। तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 25% प्रोबेबिलिटी है आपकी, ठीक है। तो आपको बचे हुए सारे क्वेश्चन करने ही करने हैं, 100 के 100 अटेम्प्ट करने हैं। पहले तो आप वही करोगे जो आपको एक्यूरेट आते हैं, ताकि टाइम आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। फिर टाइम करेगा तो आप जिनमें 20% डाउट है या 50% डाउट है वो वाले अटेम्प्ट करोगे। लास्ट में जब टाइम बचता है तो आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर डालोगे। इस तरीके से आप पेपर के अटेम्प्टेशन दोगे, जिससे आपके बहुत फायदा होगा। अब बात करते हैं कि लास्ट मिनट, अब जो 1-2 दिन बचा है, 1 दिन ही बचा है, आज का दिन तो गया, कल का दिन है, परसों तो एग्जाम ही है, तो उसमें आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि कोई वीकनेस फील हो रही है आपको, जैसे आपने ना PYQ सीरीज के पेपर्स लगाए हैं, तो आपको मैंने पहले स्ट्रेटेजी में बताया था कि आपको क्या करना है, आपकी अपनी वीकनेस पहचाननी है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, ठीक है। जैसे मेरे भी कुछ टॉपिक वीक है कि भाई मेरे को वो याद ही नहीं रहते, जैसे क्रैमिंग वाले टॉपिक है वो मुझे नहीं याद रहते, तो वो मेरे टॉपिक वीक है। इसी तरीके से ना सबकी अपनी अपनी एक वीकनेस होती है कि उस टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो उसी के शॉर्ट नोट आपने बनाए होंगे, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर याद रखने वाले। वही चीज अगर आपको जरूरत पड़ती है तो रिवाइज करो, अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो, इसके अलावा कुछ ना छेड़ो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। उसके बाद बात आती है जैसे हमारा सिलेबस था, ठीक है। इसमें से देखो क्वेश्चन की बात करें ना, इन जैसे केमिकल प्यूरिसिटी का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो याद रखने वाला है, वेस्पर थ्योरी वाला, ये भी आप मान लो वो कोई वीकनेस नहीं होती है, इसके अंदर सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो हार्ड सॉफ्ट वाला कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा सा आपको है ना एक बार जरूर रिवाइज करना। इसमें से एक चीज तो आपको वो जरूर देख लेना ना, जेम्स हुई या कोई भी बुक देखोगे ना, उसमें एक टेबल बनी हुई है, हार्ड एसिड कौन सा है, सॉफ्ट एसिड कौन सा है, बॉर्डर लाइन पर कौन सा आता है, एक टेबल बनी हुई है। वो जो कहते हैं ना, क्वेश्चन जरूर आ सकता है इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉर्डर लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट, इस टाइप का, मतलब इस प्रिंसिपल के ऊपर।
तो अगर लगता है किसी को इसको मेरे क्लियर है तो वो जरूर छोड़ सकता है, नहीं तो एक बार जरूर देख लें इसको। और नॉन एक्वस वाला कि भाई अमोनिया के अंदर ना नॉन एक्वस के 4-5 लिक्विड है ना, उसमें किस तरीके से रिएक्शन होती है, एक यूनिट मिल जाएगी प्रॉपर नॉन एक्वस सॉल्वेंट की आपको, कि जब अमोनिया को आप यूज करते हैं किस तरीके से रिएक्शन होती है, HF को यूज करते हैं तो किस तरीके से रिएक्शन होती है। जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट की रिएक्शंस दी हुई होती है, उन रिएक्शंस को एक बार जरूर आंखों के सामने से निकाल ले, ठीक है। उसके बाद इसमें से कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि जो आपको याद रखना पड़े, ट्रांजिशन मेटल में भी याद रखने वाला कोई नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है याद रखने वाला। हाँ, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशन के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर देख लें, जो एक्सेप्शन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे डी ब्लॉक में आप की बना के वो देखते हैं, इस तरीके से की बना के, जो की के अंदर वाले एलिमेंट्स जो होते हैं, इसी तरीके से एफ ब्लॉक के अंदर भी एक्सेप्शन है। तो जो है ना वो अच्छे से जरूर अपने माइंड के अंदर फिट कर लें कि ये एक्सेप्शंस जरूर हैं इसके अंदर, ठीक है। अदरवाइज वो क्वेश्चंस आपसे हो नहीं पाएंगे फिर उस टाइम पर, मतलब पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें आप रिडॉक्स केमिस्ट्री के अंदर, रिडॉक्स के अंदर ना आप जैसे KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, इनके इस तरीके का ना, जैसे एसिडिक में कितना एन फैक्टर होता है, बेसिक में कितना एन फैक्टर होता है, न्यूट्रल में कितना एन फैक्टर होता है, वो वाली चीजें जरूर एक बार देख कर जाएं। हालांकि डायरेक्टली सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, पर उनका कोई भरोसा नहीं है कि नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको डाल दे व्हाट इज द एन फैक्टर, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। ये लास्ट मिनट्स के लिए मैं कुछ आपको चीजें बता रहा हूं। उसके बाद केजीज वाला, इसमें देखो आप क्लोजो, निडो, रैक्नो ये सब निकाल लोगे, आप सारी चीजें आप निकाल के बैठे होगे। पर इसके अंदर एक क्वेश्चन है वो बहुत पेपर के अंदर देखा गया है, वो आइसोमर वाला, कि भाई उसका आइसोमर कितना होगा, आइसोबोरेन का, उसका आइसोमर कितना होगा, कार्बोरेन दिया होता है आइसोमर, उसका आंसर होता है 3। हर पेपर के अंदर सेम ही क्वेश्चन आता है और सबका आंसर क्या है, 3 है। तो वो क्वेश्चन, उस कंसेप्ट को अगर आप देख सकते हो तो एक आधा एग्जांपल और आपको कहीं मिलता है, किसी बुक में एजे इलियास में दिया हुआ होता है, उस एग्जांपल को जरूर चेक कर ले, याद ही कर ले कि 2 है कि 3 है, ठीक है। निकालने बैठोगे वो तो हो नहीं पाएगा, कि क्या पता वो 3 वाला आ रहा है तो कहीं 2 वाला आ जाए। तो ये चीज एक बार है ना जरूर चेक कर लें बुक के अंदर, ठीक है। ये लास्ट मिनट्स के लिए आपको मैं बता रहा हूँ क्या चीजें। फिर ये एनालिटिकल में ऐसा आपको कुछ मान लो जो पढ़ लिया है आपने वही मोर देन इनफ है, ऐसा कुछ लास्ट मिनट वाला कुछ नहीं है। बायो इनऑर्गेनिक में लास्ट मिनट वाला क्या है कि कौन सा मेटल एटम प्रेजेंट होता है किसमें, आई होप वो उसमें भी कुछ खास जरूरत नहीं है, कि ढंग से आपने बायो इनऑर्गेनिक पढ़ा है तो आपका हो जाएगा। उसके बाद NMR EPR, इसके अंदर भी लास्ट मिनट वाला ऐसा कुछ नहीं है। न्यूक्लियर के अंदर भी लास्ट वाला कुछ नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर भी आपका ठीक ठाक हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं फिजिकल के अंदर, फिजिकल के अंदर ये भी क्वांटम में लास्ट वाला कुछ नहीं है सच, ये सारे हो जाएंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैनी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। हक्कल थ्योरी वाला कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट वाले ये चीजें आप कंसेप्ट करते हैं तो अपने सारे क्लियर ही हो जाते हैं, या तो क्लियर हो जाते हैं या बिल्कुल ही नहीं होते। ऐसा तो नहीं है कि लास्ट मिनट में आप करके इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में भी ऐसा कुछ नहीं है। स्टैटिस्टिकल के अंदर भी वो तीनों डायनेमिक वो पढ़ रखी है, अगर टॉपिक किया है तो आपको आते ही होगा। इलेक्ट्रो के अंदर भी, इलेक्ट्रो के अंदर ये जरूर देख ले कंडक्टोमेट्रिक और पोटेंशियोमेट्रिक के ग्राफ, तीनों चारों ग्राफ। अगर आपने ये चीज पोर्शन पढ़ा भी नहीं है ना तो ग्राफ जरूर देख ले भी ग्राफ कैसे बनते हैं इनके, क्योंकि ग्राफ के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे ना हो पाए। कोलॉइडल के अंदर आपको क्या करना है, वो लास्ट के अंदर है ना वो जो बनता है ग्राफ, माइसल्स फॉर्मेशन होती है, वो ग्राफ में जो चेंजेस आते हैं वो वाला पॉइंट जरूर पड़े। सॉलिड स्टेट में ऐसा कुछ नहीं है। पॉलीमर के अंदर भी जो टॉपिक्स है नॉर्मल है जो पहले बताए वही करने हैं। डाटा एनालिसिस के अंदर भी नॉर्मल चीजें, चारों पॉइंट्स आपको आने चाहिए। उसके बाद नोमेनक्लेचर के अंदर आयुपैक अच्छे से हो ही जाता है, स्टीरियो वाला, ये सारा कंसेप्ट देखो। अगर आपने स्टीरियो नहीं तो वो होमोटॉपिक, हेट्रोटॉपिक और जो डायस्टीरियोटॉपिक एंड आइसोटॉपिक वाला कंसेप्ट आना चाहिए आपको। एरोमेटिसिटी, जो फुलविन कंपाउंड्स होते हैं उनकी एरोमेटिसिटी जरूर देख लें, ठीक है। उसके बाद ये चीजें आपकी क्लियर हैं, इनमें भी ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन रिएजेंट है, इसमें क्या है ना आपको याद रहे ना रहे कुछ पढ़ा है नहीं, आप ना लास्ट के ना जैसे कि एक तो सारफ्लेक्सिक ऑक्सीडेशन होता है,
बहुत फेमस जो नेट के अंदर रिएजेंट आते हैं ना, सब रिएजेंट का याद कर ले, क्या अपना क्वेश्चन देखते ही ऐसे बन जाएगा सीधा सीधा कि ये डाला तो ये बन गया, ये डाला तो ये बन गया, कि जैसे प्लस डी डालते हैं तो ऊपर से जुड़ता है या नीचे से जुड़ता है, इसी तरीके से वो NOCl डालते हैं वो नोरिस टाइप 1 है कि टाइप 2 है, ये कितनी जो भी रिएक्शन है, केमिक ओस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल दिया, इस तरह से KMnO4 डाल दिया, SeO2 डाल दिया, NBS डाल दिया, इस टाइप के जो रीजियो सिलेक्टिव, केमो सिलेक्टिव, ये जो है ना, ये वाली चीज आपको दिमाग के अंदर है ना, एक शॉर्ट नोट आपने बना रखे होंगे, आई होप बनाने चाहिए थे आपको कि भाई ये डालेंगे तो ये बनेगा, ये डालेंगे तो ये बनेगा, यही चीज आपको है। बाकी और ये ज्यादातर को जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादातर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, साथ साथ तैयार हो जाती है। उसके बाद रेट्रोसिंथेसिस के अंदर डिस्कनेक्शन वाला है ना, जैसे एल्डोल की आप रेट्रो करते हैं, एल्डोल से रिएक्शन की उससे रेट्रो करेंगे तो किस तरीके से जाएंगे, वो वाला कंसेप्ट आपको जरूर देखना है, ये वाली चीजें हो जाएंगी। उसके बाद पेरिसाइक्लिक में ऐसा कुछ नहीं है, हेट्रो के अंदर तो वही आपको जो पहले बता रखा है वही चीजें हैं, इसी तरीके से NMR वाला सिस्टम। अब आ जाते हैं इसमें नैनो टेक्नोलॉजी में। नैनो टेक्नोलॉजी में आपको क्या देखना है, ग्राफीन को थोड़ा सा पढ़ लेना, ग्राफीन के बारे में, ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन, नॉर्मल क्वेश्चन आए तो आप हो जाओगे। उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री के वो मेथड और एटॉम इकोनॉमी वाला मैंने कुछ नोट्स भी आपको भेजे हुए थे, वो कंसेप्ट जरूर चेक कर लेना। मेडिसिनल तो 11th वाला आपने पढ़ लिया होगा। सुप्रामोलिकुलर में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है उसके बारे में देखना था। एनवायरमेंटल के अंदर जो स्मोक बनता है, ये सारी चीजें आपने, मैंने नोट्स भी भेज रखे। और इसके अलावा है ना, इनमें से क्वेश्चन बनता है कि किस मेटल की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, BOD वाला कंसेप्ट, इस टाइप का नॉर्मल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये मैंने ऊपर से जो लास्ट मिनट के अंदर आपको देखने वाली चीजें थी, वो भी मैंने इसके अंदर फिर से बता दी हैं। आई होप सबने अच्छे से तैयारी करी होगी। अगर फिर भी लगता है आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, कैसे भी करना है, कोई समझ नहीं आ रहा किसी तरीके से, लास्ट दिन अभी आप टेलीग्राम के थ्रू पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो हमसे कांटेक्ट करके, ठीक है। किसी भी प्रकार के कोई भी गाइडेंस हो, पेपर के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही हो आपको, तो आप पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। अगर आपको लगता है ये वीडियोस आपके लिए फायदेमंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। धन्यवाद।